पर, एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर और इंडिया वाइज एवरेज जो हमारा है उसके आधार पर इसका निर्णय लिया गया। संभागों को बैठाने का यही क्राइटेरिया था, सबके क्राइटेरिया आधार पर। पंचायतों के पुनर्गठन का भी फैसला किया है सर। के मामले में किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी सर? जैसे मैंने आपको बताया, पंचायत को पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ होगा। 4000 अधिकतम जनसंख्या, 5000 अधिकतम संख्या, 2000 जनसंख्या जो हमारे मध्यवर्ती अमृत में 6000, 5000, 5500 है हमारे जो सामान्य संख्या, और 3000 जो है सामान्य जनसंख्या, न्यूनतम 3000, अधिकतम 5500। और जो हमारे छोटे जिले आदिवासी जिले मरुस्थल जिले उसमें न्यूनतम 2000 और अधिकतम 3000। सर एक वैसे बता दीजिए आप कितने जिले अब रह गए हैं? अब राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। आनंद जी, धन्यवाद। एसआई भर्ती प्रक्रिया में डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मामला न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए कमेंट नहीं। हाँ जी, क्या कारण रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कृपया उस पर कोई कमेंट्स करने के लिए मजबूर नहीं करें। जो मामला न्यायिक प्रक्रिया के विचाराधीन है उस पर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। पहले किरोड़ी जी ने कहा था इस पर फैसला ले लिया जाएगा जल्द, तब क्या हमारे वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो उनसे ही पूछिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पर आप भी प्रश्न नहीं करें क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट्स करना ठीक है। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, और निर्णय लेंगे शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। सर लगभग 5 दिन से कोटपुतली में बच्ची एक बोरवेल में है, क्या उसको लेकर आपको लगता नहीं कि प्रशासन की विफलता रही है? बात सही है, लंबे समय से हमारे कोई राज हो उसमें, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसका विषय नहीं है। बच्चे बोरवेल में गिरना, उनकी देहात होना, ये गंभीर विषय है। और आपको जानकारी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इसको बहुत गंभीरता से लिए, निर्देश भी दिए हैं। और मैं साथ आपने कहे तो मैं बता देता हूं कि सड़कों से जो हमारे एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो बड़ी संख्या में हमारे यात्री लोग जो यात्रा करते हैं उनका जो देहांत होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मृत्यु होती है, वो भी हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। और इसमें सरकार पूरा प्रयास करेगी। हालांकि हमारे कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से कम हुई, लेकिन कम ज़्यादा का विषय नहीं होता। इसमें एक की भी अगर कोई अकाल मृत्यु होती है तो वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में कम से कम एक्सीडेंट हो, जान और माल की हानि कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और एक आप समाचार पत्रों के माध्यम से आपको समाचार भी मिल चुका है, कार्रवाई प्रारंभ है और शीघ्र ही 5-6 महीने में धीरे धीरे करके, ये तो मैं नहीं कहता कि 100% बंद हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय भूल होती है एक्सीडेंट में, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानवीय भूल भी होती है और कारण भी होते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये संख्या कम से कम हो, मानवीय नुकसान कम से कम हो, इसका पूरा प्रयास करें। बोरवेल को लेकर एक सर मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे, आपको लगता है पेनल्टी लगनी चाहिए अगर लोग बोरवेल खुला छोड़ देते हैं? क्या उनके ऊपर सजा का प्रावधान आपको लगता है? कोई न कोई इस संबंध में विचार हो रहा है, जब तक निर्णय नहीं हो जाए हम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम इसमें निर्णय लेंगे ताकि भविष्य में एक भी बोरवेल खुला नहीं रहे, हमारे किसी बच्चों की डेथ नहीं हो। हमें इतना भी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारी जो डिग्गियाँ बनी हुई है उसमें भी कई बार बच्चे अंदर गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, उसको भी हम साथ ले रहे हैं। भाई डिग्गियाँ खुली है, उसमें बच्चे गिर गए, डेथ हो गई, कहीं 2 गिर गए, 3 गिर गए, उसको भी गंभीरता से ले रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है सर, तो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं। बोरवेल को लेकर एक आरोप लग रहा है कि पंचायत कलेक्टर पहुंचे नहीं है। देखिए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है और प्रशासनिक तंत्र पूरी प्रयास कर रहे हैं और आपके मार्फत ही हम सबको भी जानकारी कितनी तरीके में सिनेमा गई, कितनी कोशिश की है। अब आरोप लगाना तो रहता है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के जाने से अगर बच्चा बाहर आ जाता तो अलग विषय है। जिनको लगना है जाना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरा हमला आप पूरी सरकार खुद देख रही है, पूरे बोरवेल को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश जारी कर रहे हैं। ये सब विषय हमारे संज्ञान में, इसमें कार्रवाई होगी। सर पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है तो चुनाव की प्रक्रिया वो कैसे रहेगी आगे की? चुनाव होने या जनवरी माह में? चुनाव की प्रक्रिया जब पुनर्गठन होता है तो चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है, पुनर्गठन पूर्ण होने के उपरांत ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इसका मतलब क्या प्रशासक लगाए जाएंगे सर? अब इसका तो सीधा साधा जवाब है, जब तक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रहती है, जब पुनर्गठन नहीं हुआ तो चुनाव कैसे होगा? वो पंचायत होगी तब तो चुनाव होंगे। जून जुलाई तक सब सुनते रहो, धीरे धीरे पुनर्गठन कार्य पूर्ण होने के उपरांत। बिल्कुल, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ हैं। तो बिल्कुल देखिए, लगातार
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जो कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे थे और किस तरह से पिछली सरकार में जो नए जिले बनाए गए थे उन जिलों को खत्म करते हुए मात्र 8 नए जिले ही वो सरकार की ओर से यथावत रखे गए हैं। 3 संभाग जो नए बनाए गए थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा पंचायतों के पुनर्गठन का भी फैसला लिया गया है। मंत्री सुमित गोदारा हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। एनएफएस से खाद्य सुरक्षा योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे प्रस्ताव पेश किया गया कि हम अभी लगभग राजस्थान में 55 लाख लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई, तो 15 लाख तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 0 से 10 हैं, जिनके अंगूठे और आई नहीं आते उनको छोड़ें, वो लगभग 11 लाख के आसपास, तो 70 साल से ऊपर लगभग 4 साल, तो 15 लाख उनको ई केवाईसी से एग्जेम्प्ट करा गया ताकि उनमें परेशानी नहीं हो। तो उसको देखते 40 लाख अभी लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराई है। तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई 40 लाख काफ़ी बड़ी संख्या है, अपन थोड़ा समय उनको और देते हैं। तो 3 महीने 31 मार्च तक है कि उनका नाम तो हट जाएगा डिलीशन में, पर यदि वो जाकर गेहूं लेंगे तो उनका नाम ऐड हो जाएगा, पर यदि 31 मार्च तक भी नहीं कराएंगे तो वो हमेशा के लिए डिलीट होंगे इसमें। सर, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये जो आपने जिले वापस लिए संभाल। देखो, आप एक बात बताओ, पॉलिटिकल डिसीजन कौन? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं जो 10 साल मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार राजस्थान में रही। 67 साल में राजस्थान में 26 से 33 जिले हुए और एक लास्ट के साल में अशोक गहलोत जी 15 साल मुख्यमंत्री, लास्ट के 15वें साल ऐसा क्या हुआ जो 20 जिलों की घोषणा करके चले गए? कहाँ से व्यवहारिकता आ जाए? इतना कोई भी राज्य नहीं कहेगा। जब 26 से 33 में अपने को 67 साल लगे तो ये संख्या तो आप सोचे किस तरह होगी, क्योंकि सिर्फ जिले घोषणा से नहीं होती, कितने उसमें फाइनेंशियल बर्डन सरकार पे पड़ता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने कर्मचारी। पॉलिटिकली एजेंडा था जिसमें आप तो देखिए 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने लास्ट में सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ही चलाए। यदि उनको ये आवश्यकता लगती तो 10 साल का जो उनका पहला कार्यकाल था और 4 साल तीसरे कार्यकाल में उन्होंने क्यों नहीं जिला बनाया? पहले 14 साल में क्यों नहीं बनाए उन्होंने जिले? यदि उनको आवश्यकता होती थी, इतने वरिष्ठ नेता अपने आप को मानते हैं तो उनको बनाना चाहिए था। और असली पर्ची के मुख्यमंत्री तो वो रहे जिनको हम कहते हैं, तो कैसे बनाते? उन्होंने बनाए, लास्ट में पर्ची वाला ही गेम करा अपना बनाते हुए। क्या आपकी सरकार भी सर नए जिलों का गठन करेगी? अभी तो इसमें कोई नहीं चर्चा है, अभी तो कोई चर्चा नहीं है। अभी तो हमारा सरकार का फोकस है कि जो 8 जिले हैं उन यथावत हैं, उन जिलों पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि लोगों को लाभ मिले और लोगों को गर्व हो कि ये भाजपा सरकार है, घोषणा नहीं करती, वो काम करके उन सुदृढ़ जिलों को करे ताकि वहाँ पे अच्छा संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे अधिकारियों के ऑफिसर्स खुल के लोगों को लाभ मिले, लोगों को लगे। क्या मापदंड अपनाए गए सर? नए जिले जो 8 रखे हैं यथावत, उनमें भी बीजेपी के एमएलए सभी 8 एमएलए की और वो बात नहीं है। विषय ये है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी, 7वें अधिकारी पूर्ववर्ती आईएएस डॉक्टर ललित के पंवार के नेतृत्व में कमेटी बनी। उन कमेटी ने जो सजेशन सुझाव को दिए, उस सुझाव पर ही निर्णय लिए गए, कोई इसमें पॉलिटिकल निर्णय नहीं लिए गए। इसमें आप ये जो बात कर रहे हो, खैरतल में तो कहाँ बीजेपी के हैं ही नहीं, खैरतल में तो कांग्रेस के हैं। हो सकता है और भी जगह होंगे, ऐसा तो जो मैं देखें लिस्ट में, पर मुझे याद है खैरतल में तो है ही नहीं। तो इस तरह की बात का कोई विषय नहीं। विषय ये है कि राजस्थान के हित में क्या है, वो निर्णय माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लिए गए। और आपको विश्वास दिलाएंगे जो विकसित राजस्थान है वो इन 8 जिलों में भी विकास के नए आयाम के स्थापित से इन जिलों को भी लगेगा कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार नहीं जो सिर्फ घोषणावीर के रूप में करके चलेगी। पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। 5 साल पहले भी पिछली सरकार ने पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, फिर से वही प्रक्रिया, प्रशासक नियुक्त होंगे, चुनाव नहीं। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा, पंचायत राज में यदि गाँव में किसी ने गंभीरता से काम किया है तो हम गर्व के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, तब पहली बार पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। उसके बाद तत्कालीन पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 2014 में पंचायतों का पुनर्गठन किया। कांग्रेस ने तो पिछली बार बीजेपी को देखते हुए किया कि उनके एमएलए और कैसा, हम तो कुछ नहीं करते, पंचायत राज में तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तब वो किया। ये तो बीजेपी तो हर बार करती है, उसी कड़ी में इस बार भी नया पंचायत राज में जो पुनर्गठन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में करेगी। लंबे समय से मांग थी, खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी हैं जेनुअन थे, उनके नाम नहीं जुड़ पा रहे थे। बिल्कुल, आज कैबिनेट में फैसला लिया। बिल्कुल ये लिया गया कि उसमें जो भी 10 लाख के आसपास रिक्त स्थान है उनमें नाम जोड़ने का मुख्यमंत्री जी ने कहा आप जोड़िए। अभी वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पहले 13 लाख के नाम जुड़ चुके हैं, 10 लाख के नाम और जोड़े जाएंगे। और साथ में जो 55 लाख लोगों ने जिन्होंने ई केवाईसी नहीं कराई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ व्यवहारिक कठिनाई को देखते हुए 0 से 10 के 11 लाख और 70 से ऊपर 4 लाख 15 लाख लोगों को ई केवाईसी से छूट दी ताकि उनके फिंगरप्रिंट अंगूठे में दिक्कत आती है। तो लगभग 40 लाख लोगों ने अभी भी ई केवाईसी नहीं करी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने देखते हुए कि उनको परेशानी नहीं हो कि 3 महीने का समय और दिया है, तो वो जब गेहूं लेने जाएगा तभी उसका नाम वापस से जुड़ेगा। और 3 महीने तक यदि वो नहीं जाएगा, 31 मार्च तक, तो सारे के सारे नाम बाहर हो जाएंगे। ये एक नया कराए कि उनको
गेहूं मिलना बंद हो जाएगा जब तक कोई केवाईसी नहीं कराएंगे। ऐसा ही भर्ती को लेकर कोई चर्चा ये हुई आज सर चर्चा नहीं कैबिनेट है, ये आज कैबिनेट में विषय नहीं है, ये आज एक कैबिनेट- तबादलों को लेकर भी लंबे समय से इंतजार है। सकारात्मक कुछ ना कुछ जरूर होगा जल्दी, ये उम्मीद कर सकते हैं हम, उम्मीद कर सकते विधानसभा सत्र से पहले हो जाएगा। हैं। अब ये तो माने मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, पर मुझे उम्मीद है इस बार कुछ होगा, उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, जोगाराम पटेल, जिन्होंने कैबिनेट के तमाम फैसलों की जानकारी दी है, चाहे पंचायतों के पुनर्गठन का मामला हो या फिर नए जिलों कि जिस तरह से खत्म किए गए हैं उनको लेकर हो, तबादलों को लेकर भी कहा जा रहा है कि बजट जो सत्र शुरू होगा जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उससे पहले तबादलों पर भी रोक हटाई जा सकती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। गहलोत सरकार में बने 9 नए जिले निरस्त किए गए हैं, इसके साथ ही साथ 3 संभागों को भी निरस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर आपने सुना कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग के बाद जब मंत्रियों की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा था तो मुख्य तौर पर यही कहा गया कि हम राजनीतिक लाभ के लिए फैसले नहीं लेते हैं, बल्कि हम फैसले लेते हैं जनता के हित के लिए, कि जनता को उसका लाभ होना चाहिए, ना कि हमें उनका लाभ होना चाहिए। और इसलिए राजनीतिक लाभ से परे हम जनता के हित में फैसले लेते आए हैं। और इसी वजह से हमने ये फैसला लिया कि जो व्यवहारिक नहीं थे जिले उनको निरस्त किया गया है, क्योंकि 9 जिलों को निरस्त किया गया है, बल्कि जो 8 जिले हैं वो यथावत रहेंगे, ये भी कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ 3 संभागों को भी निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बड़ी बात यही है, नजर इसी पर थी कि जिले अगर निरस्त होते हैं तो कौन कौन से जिले वो निरस्त होंगे, क्योंकि भजनलाल सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जो जिले व्यावहारिक नहीं है उन्हें निरस्त किया जाएगा, क्योंकि जो जिले बनाए गए थे जनता को उसका लाभ होना चाहिए। कई ऐसे भी जिले थे जहां पर जनता का ही विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन और कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह बामनिया जी, क्योंकि गहलोत सरकार ने चुनाव से अंतिम समय में निर्णय लिया 19 जिलों को बनाने का, 3 संभागों को बनाने का, भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि 9 जिले निरस्त होंगे और साथ ही साथ 3 संभाग भी निरस्त होंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के विकास के लिए संवेदनशील नहीं है जी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बांसवाड़ा संभाग बनाया था जी, वो टीएसपी एरिया और वहाँ के युवाओं को आगे लाने के लिए बनाया था जी, जिसको भजनलाल सरकार ने निरस्त किया है। जी, हम पूरे वागड़वासी टीएसपी एरिया के युवा उनका विरोध करते हैं। जी, सरकार अपनी दमनकारी नीतियां वापस ले और टीएसपी के एरिया के विकास के लिए सोचे। जी। अर्जुन जी, एक बात और जरा, आपको क्या लग रहा है ऐसा फैसला क्यों लिया गया होगा? क्योंकि अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक नहीं था वही हमने निरस्त किया है, क्योंकि 8 जिले तो यथावत भी रखे गए हैं। व्यवहारिक कभी कभी जनहित में भी फैसला लेना पड़ता है और जनहित में फैसला लेकर के वहाँ के जनता को लाभ देने के लिए छोटे बड़े जिले की बात नहीं होती है जी, किसको क्या बनाया जाता है ताकि उस एरिया का विकास हो। जी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला राजस्थान के अंतिम छोर पर है जी, यहाँ आज से 30 साल पहले किसी अधिकारी का ट्रांसफर किया जाता तो काले पानी की सजा मानते थे। जी, आज इस एरिया में यहाँ की जनता को लाभ मिलने का मौका आया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाभ देने के लिए संभाग बनाया है। जी, भजनलाल सरकार ने उसको द्वेषतापूर्ण निरस्त किया। जी। अर्जुन जी, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो कमेटी का गठन किया था, कमेटी ने जो सुझाव दिया वही हमने किया है। कमेटी बनाई गई इन्हीं की होगी, कमेटी के डायरेक्शन और बाकायदा कमेटी ने समय भी लिया है। अर्जुन जी, पिछली सरकार ने भी कमेटी बना के ही इन जिलों का फैसला लिया था। जी, उस कमेटी में और इस कमेटी में क्या अंतर है? जी, सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा होनी चाहिए साफ, कमेटी की नहीं। इनकी मंशा साफ नहीं थी कि ये संभाग रहे। तो शब्दों में विरोध रहेगा या फिर कुछ विरोध अलग तरीके से जताते हुए आप नजर आएंगे? अब ये प्रधानमंत्री जी के शोक संदेश खत्म होने के बाद में इसका विरोध भी करें। ठीक है अर्जुन जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अर्जुन सिंह बामनिया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन देखना होगा विरोध किस तरीके से वो करेंगे। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि हमने जो फैसला लिया है वो व्यावहारिक है, जनता के हित में है और ये फैसला जरूरी था।
क्योंकि अगर हम राजनीतिक लाभ के परिदृश्य से अगर ये फैसला लेते तो फिर 8 जिले भी हम निरस्त करते। 8 जिले तो यथावत हैं ही, और उन 8 जिलों को हम और ज्यादा बेहतरी के लिए उस पर कार्य करेंगे, वहां की जनता को सुख सुविधाएं मिले, इस पर हम कार्य करेंगे और जल्दी से जल्दी वो कार्य होगा। फिलहाल ये बड़ा फैसला भजनलाल सरकार का बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, डीग, खैरथल, तिजारा, सलुम्बर सहित नए 8 जिले, हालांकि जो 8 जिले हैं वो यथावत है और बाकी जो 9 जिले हैं उन्हें निरस्त किया गया है। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, अभी आप बातचीत भी कर रहे थे और एक बात यही साफ की गई है कि जो जरूरी था वही फैसला हमने लिया है, कोई राजनीतिक मंशा से हमने कोई फैसला नहीं लिया है। बिल्कुल, देखिए यही कहा जा रहा है कि पूरे मापदंडों में जो जिले नहीं थे, कमेटी जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई, एक एक्सपर्ट कमेटी पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित की गई और उनकी ओर से जो एडवाइज किया गया, जो रिपोर्ट दी गई, उसी के आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। कुल 17 जिले पिछली सरकार में बनाए गए थे, जिसमें से 9 जिलों को खत्म किया गया है। जिनमें खत्म किए गए जिलों के मैं एक बार नाम बताना चाहूंगा: दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर। ये वो जिले हैं जिन्हें आज कैबिनेट की बैठक में खत्म कर दिया गया है। कुल 17 जिले पिछली सरकार की ओर से बनाए गए थे, जिनमें से 8 जिलों को ही यथावत रखा गया। यथावत रखे गए जिलों में बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, सलुम्बर, खैरथल, तिजारा, फलोदी, ये 8 जिले हैं जिन्हें यथावत रखा गया है। इसके अलावा 3 नए जो संभाग बनाए गए थे, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, उन तीनों संभागों को भी खत्म कर दिया गया है। और कहा यही जा रहा है कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, जिनको आप सुन रहे थे, कि जिस तरह से पिछली सरकार ने बगैर मापदंडों के इन जिलों का गठन किया गया था, भविष्य में आवश्यकता के हिसाब से नए जिलों के गठन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिलों के साथ पंचायतों के पुनर्गठन की भी है कि पिछली सरकार में भी पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था, नई ग्राम पंचायतें भी बनाई गई थी, पंचायत समितियां भी बनाई गई थी। हालांकि इनके मापदंडों में भी इस बार बदलाव किया गया है। कैबिनेट की बैठक में इसका अनुमोदन हुआ है और पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हालांकि यह अलग बात है कि जनवरी में जो चुनाव होने थे, अब उन पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। मेरे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी कैबिनेट की ब्रीफिंग को लेकर हम बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते हैं ऋतुराज, ये जो नए जिलों के खत्म करने का फैसला किया गया है, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जब कमेटी की बैठक हुई थी तब भी मैंने इसको कवर किया था और तब भी ये जो 9 जिले को लेकर बार बार बात सामने आ रही थी। थोड़ा कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर था कि जो 3 मुख्य जिले हैं, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और दूदू, इसको लेकर तो साफ तौर पर ये बात थी कि ये बिल्कुल अव्यावहारिक थे। जनसंख्या की आबादी के हिसाब से भी और अन्य अनुपात के आधार पर भी ये जिले व्यावहारिक नहीं थे जो गठन किए गए थे, और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसे किया गया। हालांकि राजनीतिक मंशा भी कई जिलों में पूरी नहीं होती दिखाई दी, लेकिन जो अन्य जो जिले हैं, 3 के अलावा जो 6 जिले बचते हैं, यानी कि कुल 9 जिले हटाए थे, उनके लिए जो ललित के पंवार कमेटी ने अपनी सिफारिश तो दे दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि कहीं वित्तीय संसाधन नहीं है, उन्होंने ये कह दिया था कि भवन नहीं है, उन्होंने ये कह दिया था कि पद सृजित नहीं है, और उन्होंने ये कह दिया था कि भौगोलिक और जनसंख्या के हिसाब से भी ये खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन इसको लेकर अलग तरह से, चूंकि जिला खत्म करना एक आसान प्रक्रिया नहीं है, तो उसको लेकर कैलकुलेशन पूरा करना, इसी कारण से मंथन में काफ़ी समय लग गया। दूसरा एक अहम बात इसमें ये सामने आई कि जो विधानसभा उपचुनाव था उसमें सरकार बिजी रही, व्यस्त रही, और इसके बाद राइजिंग राजस्थान और जो नए सरकार का जो पहले साल का जश्न है, उसके बाद अब ये फैसला चूंकि लाजमी था। और ख़ास बात ये भी है कि 31 दिसंबर के बाद सीमाएं फ्रीज हो जाएंगी। इसको सीमाओं में अगर कोई भी परिवर्तन कोई करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से भी आज जो डिसीजन होना था वो बहुत ज़रूरी था डिसीजन, और इसीलिए ये बहुत अहम डिसीजन किया गया। इसके साथ साथ ही ये भी साफ किया गया कि जो लास्ट में 3 जिलों की घोषणा की थी, लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, उनको भी समाप्त माना जाए, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और ये 3 जिले
मालपुरा है, कुचामन है और एक और जिला जो कि उसको समाप्ति के लिए साफ कर दिया, सुजानगढ़, उसको साफ कर दिया। इसके साथ साथ जो 3 संभाग हैं जो नए जिले थे, तो अब 41 तो जिले हो गए और जो पूर्ववर्ती जो संभाग थे वो एज इट इज 7 जो संभाग हैं वो ही रहेंगे। जो सीकर संभाग है वो निरस्त कर दिया गया है यहाँ पर, और पाली संभाग निरस्त कर दिया गया है, और जो बांसवाड़ा संभाग है वो निरस्त कर दिया गया है। तो ये इसमें एक सवाल ये है कि अब 9 जिले जो खत्म किए गए, नए बनाए गए थे, वो उनके पुनर्सीमांकन फिर से होगा? सीमांकन क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, इसमें इन्होंने साफ ये कहा है कि अभी कोई सीमांकन का प्रपोजल इस तरह से नहीं है और ना उनका पुनर्सीमांकन होगा। लेकिन एक नई कवायद चूंकि सरकार ने अपनी तरह से नई शुरू की है कि पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर, तो उसमें पंचायत और जब पंचायत समितियों का जब पुनर्गठन होगा तो अपने आप ही सीमांकन भी होगा। हालांकि इसका पुनर्गठन की एक निश्चित तिथि अभी नहीं दी है, लेकिन कुछ कामों की समय अवधि तय कर दी गई है। मसलन 20 दिन में कलेक्टरों के यहाँ प्रस्ताव भेजे जाने जरूरी है, और कलेक्टर सरकार को जो प्रस्ताव भेजेंगे वो 30 दिन में भेजे जाने जरूरी है, जिसके बाद एक वक्त लेकर सरकार एक कमेटी बनाकर उसका निर्णय करेगी। तो ये एक अवधि तो तय कर दी है, लेकिन यह तय नहीं किया है कि आखिरकार ये काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। और दूसरी खास बात विधानसभा सत्र को लेकर है, जो कि फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले प्रमुखता से प्रसारित किया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा सत्र आहूत होगा। वह विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर सहमति हो गई है। तबादलों पर बैन हटाने को लेकर मोटे तौर पर सहमति हो गई, लेकिन चूंकि तारीख का मसला था, वो तारीख का मसला अब जो मुख्यमंत्री हैं वो तय करेंगे इस कारण से। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि 5 या 7 जनवरी से बैन 15 दिन के आसपास माना जाए कि विधानसभा सत्र से पहले बैन हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, विधानसभा सत्र से पहले ये कुछ दिन के लिए बैन हटेगा और उसके बाद फिर विधानसभा सत्र की शुरू होगी। विधानसभा सत्र की जो टेंटेटिव तारीख है वो 24 से 27 के बीच शुरू होने की तारीख मानी जा रही है। नए जिलों को लेकर अंदेशा तो था कि कमेटी बनाई है, तमाम प्रोसेस चल रहा है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी थी, ललित के पंवार कमेटी भी काम कर रही थी, तो कुछ जिले खत्म किए जाएंगे, अंदेशा पहले से था और विरोध भी सामने आ रहा था। तो अब लगता है कि आंदोलन, विरोध, कहीं इस तरह के सुगबुगाहट कहीं से? बिल्कुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि कई ट्विटर पे जो कि कांग्रेस नेताओं के ट्वीट शुरू हो गए हैं कि नए जिलों को लेकर, चूंकि उनकी सरकार ने जो किया था वो देखभाल कर किया था, ये कही जा रही है, ये भी बात कही जा रही है कि वो व्यावहारिक था। और हमारे मंत्री आ चुके हैं, तो एक बार हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री एक बार फिर हम जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो ट्वीट के बारे में मैं बता रहा था कि कांग्रेस नेताओं के कई तरह के ट्वीट सामने आ चुके हैं, और यह तभी शुरू हो चुका था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, प्रेस ब्रीफिंग जारी थी। तो देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जो लगातार कैबिनेट के फैसलों, ऋतुराज जी से आप बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा भी कि जब कमेटी का गठन किया गया था इन जिलों को लेकर, उस समय भी उनकी बातचीत हो रही थी और अंदेशा जो पहले से जताया जा रहा था वो जानकारी भी फर्स्ट इंडिया तक वो पहुंचा भी रहे थे और साथ ही साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। लेकिन एक बात और, क्या ये 9 ही जिले अव्यवहारिक निकले हैं या फिर कुछ जिले ऐसे थे जिन पर विचार हो रहा था, वो जिले रह गए, जो यथावत रहे हैं 8 जिले, क्या वो पूरी तरीके से व्यवहारिक पाए गए हैं? देखिए, आज की ब्रीफिंग में यही बताया गया है कि सभी जो नए सत्र जलाए गए थे उनका पूरी तरह से कमेटी की ओर से परीक्षण किया गया है। वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह की थी, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्थाएं किस तरह की है, क्या वो जिले व्यवहारिक थे जनसंख्या के अनुपात में, या चूंकि तहसीलें भी उसमें शामिल की जाती हैं, कितने उपखंड हैं, कितनी तहसीलें, कितनी आबादी है, और इसी दृष्टि से भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से या फिर नए पदों के सृजन के हिसाब से ये तमाम मापदंड बताए जा रहे हैं, जिनके आधार पर नए जिले जिनको खत्म किया गया है। 9 कुल जिले जिनमें ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी या फिर इनकी आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान में बताया यही जा रहा है कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें 41 जिलों को, वर्तमान में कुल 41 जिले रहे हैं, 17 नए बनाए गए थे, उनमें से 9 को खत्म कर दिया गया और 8 जिले यथावत रखे गए हैं। वो पूरी तरह से मापदंड में खरे उतरे हैं जिन्हें यथावत रखा गया है।
बिल्कुल दिनेश जी, और देखिए अब कांग्रेस की तरफ से भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं कि ये गलत किया गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अर्जुन सिंह बामनिया हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि हम विरोध जताएंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि या तो वो फैसला सही था या तो ये फैसला सही है, क्योंकि पहले भी इसी मंशा के साथ फैसला लिया गया था, जैसे कि गहलोत सरकार की ओर से कहा गया कि हमने जनता के हित में फैसला लिया है, लेकिन भजनलाल सरकार ये कह रही है कि जो अव्यवहारिक था हमने वही फैसला लिया है। तो क्या वाकई में जिन जिलों को निरस्त किया गया है तो पॉलिटिकल लाभ के लिए फैसला लिया गया, या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा था विधायकों की ओर से, मंत्रियों की ओर से, मजबूर होना पड़ा अशोक गहलोत को ये फैसला लेने में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राजस्थान में नए जिलों की आवश्यकता थी और उसी को देखते हुए नए जिलों का गठन किया गया था। लेकिन कुछ जिले जो ये कह सकते हैं, जिस तरह से विपक्ष भी आरोप लगा रहा था, उस समय बीजेपी ने आरोप लगाए थे और आज सत्ता पक्ष जो बीजेपी है उनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नए जिलों का गठन किया गया और उन्हीं जिलों को खत्म किया गया जो व्यवहारिक नहीं थे, जो मापदंड में खरे नहीं उतर रहे थे। तो ये बात सही है, जिसमें कहा जा सकता है कि जैसे दूदू जिला था, गंगापुर सिटी इसी तरह से बनाया गया था, केकड़ी बनाया गया था, और दूदू तो सबसे छोटा जिला हो गया था राजस्थान का। जिस तरह से प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ पहले सबसे छोटा जिला था जब 33 जिले थे, और जब 17 नए जिलों का गठन किया गया था, दूदू सबसे छोटा जिला हो गया था। ठीक है दिनेश जी, आप शुक्रिया इस बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला, 9 नए जिलों को निरस्त किया गया है, 8 को यथावत रखा गया है और साथ ही साथ 3 जो नए संभाग बनाए गए थे वो भी निरस्त कर दिए गए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, बस छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। अब हमने तो तय किया है 40 के स्थान पर 25 ग्राम पंचायत अगर हो जाएगी तो वो पंचायत समिति बनने की योग्यता रखती है, पंचायत समिति बन सकती है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है। और जहाँ तक हमारे जिला परिषद का विषय है, 4 लाख पर एक जिला परिषद है और 1 लाख या उससे अधिक बढ़ने पर 2 अतिरिक्त वार्ड बढ़ सकेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना नियमानुसार जारी होगी। तो पहला था। और दूसरा, आप सब इंतजार ही कर रहे हैं कि जिलों के पुनर्गठन का क्या हुआ। मित्रों, हमारे राजस्थान 1956 में बना और 1956 में बनने के उपरांत करीब लंबे समय तक सभी जिले हमारे यहाँ थे और 56 के बाद 2023 तक इस कालावधि में, ये कालावधि करीब लंबी 67 ईयर्स होती है, इसमें 7 जिले नए बने। और पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में, जिसका मैं अभी आपके सामने निवेदन भी करूँगा, 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा की और जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की। आप सभी मित्र वाकिफ हैं कि हमारी जो पिछली बार ये जो घोषणा हुई थी चुनाव की आचार संहिता, इसके 1 दिन बाद ही लग गई थी। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और इसके मोटे मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त किए, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी, और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं, इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु उठते हैं और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया। और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज लें तो भी करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है। और अगर मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख, और बहुत ही कोई जैसे बहुत कहीं गंगटोक में चले जाएं, बहुत छोटे छोटे हो तो 4 लाख। ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है। और सामान्यतः 6 या 6 से ज़्यादा तहसीलें होनी चाहिए, या कोई और जैसे मैंने कहा शहरी क्षेत्र आदिवासी हो तो 6, और बहुत ही कोई हिंदुस्तान का बहुत छोटे छोटे हो तो 4 तहसीलें। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया, इसमें कोई एक निश्चित मापदंड नहीं, लेकिन सामान्यतः एक क्राइटेरिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी अनदेखी की और आप देखेंगे
कि 6 से कम 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी। और बिना 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की इतना एक साथ उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बिल्डिंगें कहते हैं वगैरह ऑफिस कहते हैं वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब को अनदेखा किया और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समिति संभागों की घोषणा की। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों हेतु बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो तो कैसे होगा? विभागों हेतु बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की सूचना की, बाकी किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं, ये जिले जनहितार्थ नहीं, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है और बिना उपयोगिता बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु, मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नेशनल के जो मापदंड है उस पर को अन्य प्रदेशों में जो जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी